आप देख रहे भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर रही हिंदुस्तान की लोकप्रिय सरकार के खिलाफ किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है। इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, ये अब आपको बताते हैं। पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी देशों की मीडिया, कई ऐसे लोग हैं जो लगातार भारत विरोधी कैंपेन को अंजाम दे रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ऐसा माहौल जुटाने की कोशिश की जा रही है जिससे भारत के मौजूदा सरकार को न सिर्फ बदनाम किया जा सके बल्कि पूरे के पूरे भारत पर सवालिया निशान खड़ा किया जा सके। दरअसल ये ताकतें चाहती हैं कि भारत में एक ऐसी सरकार हो जो उनके इशारे पर नाच सके, जो पश्चिमी देशों के उद्योगपतियों से उनके मन मुताबिक चलती हुई दिखाई दे, उनसे हिसाब ना मांगे, उनसे सवाल न पूछे। जबकि आज भारत में मोदी सरकार पूरी मजबूती के साथ वो फैसले ले रही है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित में है। न किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, न पश्चिमी देशों के सामने झुकना पड़ रहा है। हम ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक बार फिर एक विदेशी मीडिया संस्थान के सहारे भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। टाइम मैगजीन का इस्तेमाल करके किस तरह से भारत को दागी करने की कोशिश की जा रही है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अमेरिका में टाइम मैगजीन का अपना रसूख है, लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरह से टाइम मैगजीन का इस्तेमाल भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सांप्रदायिक संप्रभुता और उसके साथ साथ सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर टिप्पणियों के तौर पर उठी है, यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अब इसमें सवाल ये उठने लगा है कि आखिरकार अभी क्या हुआ है। नोबेल पीस पुरस्कार दिए जाने हैं, लेकिन इसे लेकर एक भ्रामक और गलत जानकारी पूरी दुनिया के सामने रखी जा रही है और इस्तेमाल किया जा रहा है टाइम मैगजीन को। टाइम मैगजीन ने अपनी एक रिपोर्ट में उन लोगों की लिस्ट जारी की है जो नोबेल पीस प्राइज के लिए सबसे प्रोबेबल उम्मीदवार हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें ऑल्ट न्यूज चलाने वाले मोहम्मद जुबैर का नाम सबसे आगे है। साथ ही जुबैर के सहयोगी प्रतीक सिन्हा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से लेकर बेलारूस के नेता, प्रतिपक्ष समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी है। लेकिन ऑल्ट न्यूज के दो सदस्यों की मौजूदगी यहां पर कई सवाल खड़े करती है। प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर, इन दोनों के ऊपर आरोप है कि ये अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं ऑल्ट न्यूज के जरिए। मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा का नाम शामिल कर दरअसल पूरी दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ मोदी सरकार दुष्प्रचार करती है। ऐसी तमाम बातें जो पूरी तरीके से अभी तक फर्जी साबित हुई हैं, निराधार साबित हुई हैं, जो कि समाज में विभाजन के तौर पर देखी जाती हैं। टाइम मैगजीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार में नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान जो 7 अक्टूबर को हुआ जाना है, जिसमें नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इस पुरस्कार को घोषित किया जाएगा, वहां पर नोबेल शांति पुरस्कार के विनर का चुनाव नॉर्वे के नोबेल समिति के 5 सदस्यों की ओर से किया जाएगा। इस कमेटी की नियुक्ति नॉर्वे की संसद करती है। इस पर अमेरिका की ही न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी एक सर्वे किया है। सर्वे में 7 लोगों के नाम सबसे ज्यादा ऊपर चल रहे हैं और माना जा रहा है कि इनमें से ही किसी को नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। और इसमें ऑल्ट न्यूज के फाउंडर प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर का नाम शामिल है। ये वो 7 लोग हैं जो सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए। क्या यह संभव हो सकता है? जरा सोचिए आप। चाहे टाइम मैगजीन हो या रॉयटर्स का सर्वे, क्या यह सर्वे अपने आप में जेन्युइन हो सकते हैं? क्या इसका मकसद भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की नहीं है? मोदी सरकार को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्या यह वाकई में इस तरह की बातें नहीं है? क्योंकि सर्वे के आधार पर यह कहा जा रहा है और जो पूरा इंट्रोडक्शन है मोहम्मद जुबैर और उसके साथ साथ प्रतीक सिन्हा का, उसमें यह लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की सरकार अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार करती है उसका खुलासा ये दोनों करते हैं। तो क्या अल्पसंख्यकों पर हिंदुस्तान में अत्याचार हो रहा है? क्या यह भारत के खिलाफ साजिश नहीं है? पश्चिमी देशों में कुछ ऐसे तबके भी हैं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का आगे बढ़ना पसंद नहीं आता। दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आप पूरी दुनिया में ग्लोबल लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं, जहां कि चीन में भी
राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मुकाबले की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि दुनिया के कई ऐसे तबके हैं जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि दागदार होती दिखाई दे? नोबेल पुरस्कार के लिए टाइम मैगजीन की ओर से जारी की गई इस लिस्ट को लेकर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि इससे जुड़ा एक और तथ्य है और सत्य है जो आपके लिए जानना आवश्यक है। नोबेल पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्टेड या नॉमिनेटेड होने वाली शख्सियत के नाम नोबेल संस्थान कभी भी सार्वजनिक नहीं करते। बीते 50 सालों तक नॉमिनेट किए गए शख्स का नाम सार्वजनिक आज तक नहीं हुआ है। तो सवाल यह उठता है कि जब नाम सार्वजनिक तो नहीं होता तो फिर मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा का नाम कहां से चल रहा है और इन्हें दौड़ में सबसे आगे कैसे देखा जा रहा है? क्या सिर्फ ये भारत के भीतर बैठे तथाकथित कुछ बुद्धिजीवी और पश्चिमी देश के पैरोकार लोग हैं जो भारत में बैठे हैं, जो इस एजेंडा को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत भारत में मुसलमान और उसके साथ साथ कट्टरता को बढ़ावा देने की बात कहकर एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान में कम्युनल आर्मी नहीं है? क्या जुबैर के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा है और अभी वो बेल पर आजकल बाहर हैं, जुबैर को इससे बरी कर नोबेल पीस प्राइज दिया जा सकता है? यह माहौल कौन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर? यही बड़ा सवाल है जिसे लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस बात पर आरएसएस के नेता अनंत विजय ने जो बातें कही हैं वो अपने आप में बड़ी दीगर हैं। उन्होंने कहा है कि रॉयटर्स और टाइम की खबर को खारिज किया जाना चाहिए। देखिए वो क्या कहते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार या नोबेल फाउंडेशन का जो नियम है वो किस किस का नामांकन हुआ इसकी सूची भी सार्वजनिक नहीं करते और बहुत लंबे अरसे तक वो सूची सार्वजनिक नहीं होती है। इस तरह की चीजों को प्रसारित करना और प्रचलित करना और उसको भारत में प्रचलित करना, जिसको लोग अंग्रेजी में वायरल करना भी कहते हैं, ये एक संदेह पैदा करता है कि क्यों इस तरह के पात्रों को चुना जाता है जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करके एक विचारधारा विशेष के लोगों को असहज किया जाए। तो इसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो सोची समझी रणनीति है या जो योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है उसको रेखांकित किया जाना चाहिए। संघ परिवार की विचारधारा से जुड़े लोग जानबूझकर जानते हैं कि इस तरह की साजिशें रची जाती हैं। पश्चिमी मीडिया में कई ऐसे लेखक हैं जो पाकिस्तान के पेरोल पर काम करते हैं और पाकिस्तान की तरफ से भ्रमात्मक खबरों को फैलाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि मोदी सरकार को किस तरह से बदनाम किया जाए। साजिशें रची जाती हैं ताकि यह कहा जाए कि हिंदुत्व और कट्टर हिंदुवाद की वजह से भारत में सामाजिक समरसता पूरी तरीके से चकनाचूर हो रही है और लोग डरे हुए हैं। आरएसएस के सर्वोच्च नेता मोहन भागवत ने विजयदशमी के मौके पर अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया था और जरा देखिए इत्तेफाक कि एक दिन पहले जिस बात का जिक्र मोहन भागवत जी ने अपने दशहरा के संबोधन में किया था, 24 घंटे के भीतर वही चरितार्थ होता हुआ दिखाए पूरे देश में, जहां पर एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो भारत के लिए न सिर्फ हानिकारक है बल्कि भारत को एक बहुत ही गलत संदर्भ में पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन लोग डरा दे, अरे संघ वाले मारेंगे और ये हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, यह हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है, ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है। भाव तो संघ का डॉक्टर साहब के समय से यही है, परंतु प्रत्यक्ष में शुरू हुआ श्री गुरुजी को डॉक्टर जिलानी मिले तब से, और तब से यह क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये बढ़े ऐसी हमारी इच्छा है संघ की। तो आपने देखा किस तरह से संघ के प्रति और उसके साथ साथ पूरे देश के प्रति एक ऐसे माहौल को तैयार करने की कोशिश की जा रही है
जिसके जरिए यह बात प्रचारित हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि मोदी सरकार के सत्ता संभालने के साथ ही भारत और भारतीय मूल के लोग न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया भर में तथाकथित तौर पर अल्पसंख्यक यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में आप समझ लीजिए मुसलमान विरोधी नीति को अपनाते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में वो तमाम तथ्य, वो तमाम बातों को दरकिनार करके कुछ एक तबके के लोग इस बात को लेकर आमदा हैं कि हिंदू और हिंदू सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर जो लोग अपने आप को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भर में रणनीति चला रहे हैं, जो कि सिरे से गलत है। यह अफवाह है, कोरी अफवाह। लेकिन इस अफवाह को अमली जामा तब पहनाया जाता है जब अंतर्राष्ट्रीय अखबार, मैगजीन्स और उन तमाम बहस ग्रुप्स में इस बात को प्रचारित किया जाता है कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के प्रति ज्यादतियां हो रही और वो लोग जो इसके बारे में अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं उन्हें महान बनाकर प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। वरना ऑल्ट न्यूज के फाउंडर प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर ने आखिरकार शांति बहाली के लिए दुनिया में क्या कदम उठाया है, इसके बारे में तो विवेचना शायद एकाध दशक तक हो सकती है। इन दोनों में से किसी ने भी तथाकथित तौर पर दुनिया में शांति बहाली या भारत में शांति बहाली के लिए एक कदम नहीं उठाया। कहने के लिए एक ऐसी वेबसाइट को चलाते हैं जो कि झूठ और अफसाने के बीच में से सत्य को बाहर निकालती है। अगर ऐसी बातें हैं तो क्या यह इकलौती वेबसाइट है जो हिंदुस्तान में चल रही है? ऐसी न जाने कितनी वेबसाइट्स हैं जो हिंदुस्तान में चल रही हैं। तो मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा ने ऐसा क्या कमाल किया जिसकी वजह से भारत के अलग अलग हिस्सों में शांति स्थापित हो रही है? या दरअसल इनके जरिए जो काम किया जा रहा है उसके वजह से विभाजन और विभाजनकारी नीतियों को और ज्यादा हवा मिल रही है? इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। इन्हीं साजिशों के बारे में मोहन भागवत जी ने अपना बयान सामने कल रखा था, जिसमें दशहरा की रैली में उन्होंने स्पष्टता से कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर पूरे देश में भ्रमात्मक विचारधारा, भ्रमात्मक बातों को फैलाना चाहते हैं जिससे हिंदुस्तान तार तार होता रहे। लेकिन हम दिखते अलग है, इसलिए हमारा अलगाव है। हम एक दूसरे के नहीं है, हम भारत से अलग है, हमको अलग चाहिए। ये गलत विचार है। इस गलत विचार का दुख भरा परिणाम हमने देखा है। ऐसा गलत विचार करने के कारण भाई टूटे, धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान, ये प्रसंग हुआ। हमको फिर से उस रास्ते से नहीं जाना है। हमको एक रहना है। हमको एक रहना है तो हमको भारत होना है। हम भारत के पूर्वजों के हम भारत के संस्कृति के हैं, हम भारत के पूर्वजों के हैं। हम चाहे पंथ संप्रदाय से अलग अलग हो, भाषा प्रांत से अलग अलग हो, खान पान रीति रिवाज अलग अलग हो, हम समाज और राष्ट्रीयता के नाते एक है। यही हमारे लिए तारक मंत्र है। देश और समाज के अलग अलग समुदाय को एक सूत्र में बांधने के लिए जहां आरएसएस के प्रमुख ने अपनी बातों को कहा, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पूरे देश में भ्रमात्मक बातों को फैलाने की एक सुनियोजित साजिश है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से संघ परिवार लगातार लोगों के साथ मिलकर जुड़कर आगे बढ़ने की बात करता चला रहा है। हमने देखा हाल के दिनों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अल्पसंख्यक समाज के कई लोगों से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि उनके आधार पर पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश भी की। लेकिन आइए अब जरा आपको कुछ विस्तार में बताते हैं कि ऑल्ट न्यूज क्या है और मोहम्मद जुबैर इसके साथ साथ प्रतीक सिन्हा क्या काम करते हैं। जुबैर की कारगुजारियां आपके सामने हैं, जिसमें पश्चिमी मीडिया उन्हें मसीहा के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है। टाइम मैगजीन ने उनकी कारगुजारियों पर जो बातें सामने रखी हैं वो देखिए। वीडियो वायरल होने के बाद से देश में कई हिस्सों में अलग अलग बातें भड़कने लगी हैं। सर तन से जुदा करने वाले नारे और इसके माहौल भी सामने आ गए हैं। इन्हीं नारों की वजह से देश में उन्माद फैला और उदयपुर के ट्रेलर कन्हैया समेत 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जुबैर के काम में इतना ही नहीं भरा, उससे पहले उन्होंने धार्मिक भावनाएं भी भड़काई। दिल्ली पुलिस ने जून 2022 में एक मीम के वजह से उनको गिरफ्तार किया।
जिस व्यक्ति को शांति के दूत के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, उनका विवाद से क्या नाता है, जरा ये देख लीजिए। मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज का सह संपादक है। दावा करता है कि खबरों के फैक्ट चेक करने का इसका काम है। 2018 में विवादित ट्वीट करने की वजह से इसकी हाल फिलहाल में ही गिरफ्तारी हुई है। लोगों की भावनाओं को भड़काने का आरोप मोहम्मद जुबैर पर है। हिंदू मुसलमान भाईचारा को तोड़ने और उसकी वजह से लोगों को उत्तेजित कर घृणा फैलाने का आरोप भी मोहम्मद जुबैर पर है। जिस व्यक्ति को बीते 24 दिनों तक जेल में रहना पड़ा, जो कि फिलहाल 20,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत पर रिहा है, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे शांति दूत के पोस्टर बॉय के तौर पर सामने रखा जा सकता है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। पश्चिमी मीडिया का नेगेटिव रवैया भारत के लिए कैसा रहा है, यह हमने हाल के 7-8 सालों में लगातार देखा है। इसका बर्ताव को देखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में अमेरिका में पश्चिमी मीडिया को फटकार भी लगाई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मीडिया में आने वाली खबरों को देखता हूं। कुछ समाचार पत्र हैं जिनके बारे में अच्छी तरह से पता भी है कि वो क्या लिखने वाले हैं, और ऐसा ही एक समाचार पत्र है अमेरिका में जो मेरा मानना है कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। पश्चिमी मीडिया की चाल और पक्षपात पर अमेरिकी धरती में ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बड़ा प्रहार किया था, वो अब आप देखिए। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर टाइम मैगजीन तक में भारत के विरोध में कई खबरें छापी जाती हैं। टाइम मैगजीन पर भारत का विरोध का चेहरा कई बार सामने आ चुका है। कोरोना महामारी के दौरान टाइम मैगजीन पर अपने कवर पेज पर भारत में मची त्रासदी को दिखाया गया था, जबकि कोरोना की मार भारत में से कहीं ज्यादा यूरोप पर पड़ी थी। संकट के समय में भारत हेडिंग के साथ साथ स्मशान घाट की तस्वीरें शेयर करके टाइम्स ने भी बहुत बड़ा दहशत पूरे दुनिया भर में फैलाने की कोशिश की थी। इसके साथ साथ टाइम मैगजीन की रिपोर्ट में झूठा दावा पेश किया गया था कि देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर और बेड की कमी है, जिसकी वजह से पूरे देश भर में अर्थव्यवस्था और उसके साथ साथ पूरे कोरोना मैनेजमेंट पर सवाल खड़े किए गए थे। मई 2019 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नफरत भरी पूरी एक कवर फीचर थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडियाज डिवाइडर इन चीफ बताया गया था, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे भारत को तोड़ रहा है। दुनिया जानती है कि इस राइटअप के छपने के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर दोबारा चुने गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करना और सामाजिक रूप से देश को बांटने के आरोप कई बार लगते रहे, जो आज तक किसी ने सत्यापित नहीं किए। कुल मिलाकर जो स्थिति बनती हुई दिख रही है, वो ये बताती है कि आज भारत के बढ़ते रसूख और अंतर्राष्ट्रीय वजन की वजह से दुनिया के कई तबकों में इस बात को लेकर चर्चा है कि हिंदुस्तान की प्रगति को कैसे रोके, और इसलिए भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। साधुओं पर हमला हमारे देश में ऐसा लगता है जैसे कि एक आम बात सी होती चली जा रही है। क्यों हो रहे हैं ये हमले, इसके तथ्य आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में बच्चा चोरी के शक में साधुओं को जमकर पीटा गया। दुर्ग के भिलाई में लोगों ने भगवा कपड़े पहने 3 साधुओं को बहुत बेरहमी से पीटा। इतना पीटा कि ये तीनों साधु खून से लथपथ हो गए। लोगों ने लात, घूंसे, डंडों से साधुओं को बहुत मारा। इसमें से कुछ एक साधुओं के तो सर भी फट गए। बताया जा रहा है कि भिलाई के 3 थाना क्षेत्र चौरदाह गांव में बच्चा चोरी की अफवाह को उड़ाया गया। इस दौरान साधुओं को पकड़ा गया और उसके बाद उनका बहुत जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई। लोगों ने साधुओं को इतना पीटा कि साधु लहूलुहान हो गए। साधु हाथ जोड़कर लोगों से अपने आप को बचाने की अपील करते दिखे, लेकिन भीड़ मानी नहीं, बस पीटती गई और पीटती गई। जब मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जस-तस करके किसी तरह से दुर्ग के चोरदाह इलाके में 3 साधु भ्रमण कर रहे थे। साधुओं के बच्चा चोर होने की बात फैलाई गई। व्हाट्सएप के जरिए और कानाफूसी के जरिए एक जबरदस्त हल्ला पूरे इलाके में फैल गया कि साधु घूम रहे हैं, बच्चा चोरी करना चाहते हैं।
अफवाह को देखते हुए जब लोगों ने आसपास देखा कि साधु घूम रहे हैं तो कुछ नौजवानों ने इन साधुओं को पीटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पीटने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई और साधुओं को बुरे तरीके से पीटा गया। अब गौर करने वाली बात यह है कि तीनों के तीनों साधु राजस्थान के रहने वाले हैं, जिनका नाम है राजवीर सिंह, अमन सिंह और श्याम सिंह। तीनों साधु किराए के मकान में रह रहे थे, लोगों से राशन मांगकर अपना गुजारा करते थे और राशन मांगने के लिए ही बाहर निकले हुए थे। कोई कह रहे हैं बच्चा चोर या और किसी माध्यम से, तो उसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। पुलिस विभाग हमारे वहां जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्ग जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला है और मुख्यमंत्री के गृह जिले में जिस प्रकार से साधुओं के ऊपर हमला हुआ है, जिस प्रकार से उन्हें पीटा गया है, जिस प्रकार से ये घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं, पहले कवर्धा में हुआ, कवर्धा में जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हुआ, कांग्रेस की सरकार आने के बाद में दुर्ग में लगातार ये घटना पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ी है। मैं इस घटना की निंदा करती हूँ और सरकार से मांग करती हूँ कि आप अपने राजधर्म का, नैतिक धर्म का पालन करिए। है कि आखिरकार देश में साधु सुरक्षित क्यों नहीं है? ऐसे कौन से लोग हैं जो जानबूझकर साधुओं के खिलाफ इस तरह के अफवाह को फैलाकर साधुओं को बहुत बुरे तरीके से दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं? यह नेगेटिव माहौल क्रिएट करने की कोशिश कौन कर रहा है? बच्चा चोरी का अफवाह इतनी आसानी से कैसे फैल जाता है और कैसे बच्चा चोरी के आरोप में आमतौर पर साधुओं को ही लोग जिम्मेदार मान लेते हैं? साधु होने का मतलब क्या बच्चा चोर होता है? क्या अभी तक ऐसा कोई सबूत मिला है कि किसी साधु ने बच्चों को चुराया है? हिंदू संतों पर जिस तरह के आरोप लगाकर उन्हें घेरकर मारने और पीटने की कोशिश की जा रही है, क्या यह अपने आप में जायज और सही है? क्या यह एक षड्यंत्र है जिसके जरिए साधुओं के खिलाफ बार बार पूरे देश भर में एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है? दूसरे धर्मों के धर्मगुरुओं के खिलाफ इस तरह के आरोप क्यों नहीं लगते? कभी आपने सुना है कि किसी पादरी पर बच्चा चोरी का आरोप लगा हो? कभी आपने सुना है कि किसी मौलाना पर बच्चा चोरी का आरोप लगा हो? क्या सनातन संस्कृति के पालन करते हुए साधुओं के ऊपर बच्चा चोरी का आरोप लगा देना अपने आप में इतना आसान है? और अगर नहीं तो ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जिसका जवाब आज देश को ही नहीं बल्कि प्रशासन को भी ढूंढना ही चाहिए। आइए बात करते हैं प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की। पीएफआई के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और एक्शन मोड में है। पीएफआई की लिंक एक एक कर सामने आ रही है और जांच एजेंसियां इन लिंक के आधार पर पीएफआई की पूरे कच्चे चिट्ठे को आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। अब तक जितने छापे और गिरफ्तारी हो चुकी है उसके आधार पर 270 से भी ज्यादा पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। 19 लोगों को आज ही पटियाला हाउस कोर्ट में प्रस्तुत भी किया गया, जिनमें से 16 पीएफआई के सदस्यों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि 3 आरोपियों की रिमांड 10 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। आरोपियों की रिमांड खत्म होने के बाद एनआईए कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। 28 सितंबर को सरकार ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया था। बावजूद इसके पीएफआई के सदस्यों के सक्रिय होने की खबरें लगातार मिल रही हैं। आज जो खुलासे हो रहे हैं उसके मुताबिक पीएफआई ने करीब 2 लाख सदस्यों को अभी भी अपने पेरोल पर रखा हुआ है, जो पूरे तरीके से एक्टिव है। और तो और पीएफआई ने औरतों को भी अपने काडर के तौर पर इस्तेमाल किया था, जो कि आज भी पीएफआई के लिए काम कर रही है। परमानेंट सदस्य बनाने के लिए सदस्यों को 3 स्टेज की ट्रेनिंग दी जाती थी। स्थायी सदस्य को अपने होम टाउन से बाहर किसी अन्य राज्य में भेजा जाता था, जहां से उनकी कार्रवाई होती थी। पीएफआई की पैठ ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों के जरिए पीएफआई लगातार देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहा है। हम आज आपको बताते हैं कि पीएफआई में दरअसल कैडर का सिलेक्शन किस तरीके से होता था और उसके साथ साथ पीएफआई का काडर किस तरीके से काम करता था। ट्रेनिंग देने के लिए उसके साथ साथ किस तरह से पूरे काडर को एकजुट रखना है, इसके लिए पूरी कोशिशें की जाती थी। पीएफआई के नए सदस्यों को आमतौर पर ब्रेन वॉश किया जाता था, जिसकी वजह से काडर को बनाना अपने आप में जरूरी था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब तक ये प्रदर्शित न हो कि सभी लोग जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो एकजुट हैं, ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। पीएफआई अपने संगठन में 4 चरणों के जरिए गुर्गों को भर्ती किया करता था।
इसके लिए पीएफआई काफी बड़ी प्लानिंग करता था। अपने गुर्गों को शामिल करने के लिए और उसके साथ साथ उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पीएफआई ने कई तरह के इंतजाम उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए किए थे जो पीएफआई से जुड़े हुए थे। पीएफआई में भर्ती करने से पहले पूरी बैकग्राउंड चेक किया जाता था। समझा जाता था कि कोई कार्यकर्ता अगर जुड़ रहा है तो वो किस बैकग्राउंड से है, क्या काम कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है और कहीं वो दिग्भ्रमित तो नहीं हो सकता। अब पीएफआई की 4 चरणें आपके सामने रखते हैं, जिसके आधार पर उनके काडर यानी कि कार्यकर्ताओं का सिलेक्शन होता था। सबसे पहले उन इलाकों में ब्रांच खोलने की बात कही जाती थी जो मुस्लिम बहुल हैं, यानी कि सिर्फ उन इलाकों में पीएफआई अपने ब्रांच खोलने की बात करता था जहां पर मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा होती थी। 4 महीने तक जिस कार्यकर्ता को रिक्रूट करना होता था उसके ऊपर निगरानी रखी जाती थी। हर तरह से जांच परख की जाती थी ताकि यह पता चल सके कि भर्ती होने वाला व्यक्ति कौन है, उसके आसपास रहने वाले लोग कौन हैं, उसकी क्या जानकारियां हैं। तमाम जानकारी इकट्ठा होने के बाद उस व्यक्ति के खानदान की पूरी हिस्ट्री निकाली जाती थी और पता किया जाता था कि कहीं इसका कोई ताल्लुक राज्य सरकार या किसी भी सरकारी महकमे से तो नहीं है। 20 में से महज 2 लोगों को ही ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ाया जाता था, यानी कि अगर 20 लोगों पर निगरानी रखी जा रही है तो सिर्फ 2 व्यक्ति को ही सेलेक्ट किया जाता था। पहले स्टेज के सदस्यों को आमतौर पर मुस्लिम इलाकों में रखकर उन पर ब्रांच खोलने का काम दिया जाता था, ये जिम्मेदारी दी जाती थी। इसके साथ साथ इन लोग से यह भी कहा जाता था कि ये लोग अपने इलाके में लोगों को खाना, दवाइयाँ, इस तरह की तमाम चीज़ें पहुँचाएं ताकि सोशल वर्क की जो पीएफआई की छवि है उसे मजबूत किया जा सके। जो व्यक्ति पहले स्टेज को पारित कर जाता था, जिसकी निष्ठा पर पूरी तरीके से यकीन किया जाता था, इन सभी लोगों का पीएफआई बहुत ही ईमानदारी के साथ देखरेख भी करता था। पहले चरण में पास होने वाले सदस्यों को पीएफआई कट्टरपंथ की दूसरी चरण में डाला करता था। दूसरा स्टेज क्या था? दूसरा स्टेज ये था कि इन तमाम लोगों को जो पहले स्टेज को बांधकर दूसरे स्टेज में आते थे, उनसे कहा जाता था कि आप अपने तरह के ही कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को अपने साथ जोड़िए ताकि आपके फॉलोइंग बढ़े। इसके साथ साथ अगर पुलिस के साथ 2-2 हाथ करने हो, पुलिस के मौके पर निपटना हो, तो उससे कैसे निपटा जाए, इसकी पूरी ट्रेनिंग भी इन लोगों को दी जाती थी। ट्रेनिंग के बाद जो लोग पास होते थे और जो लोग फुर्ती के साथ साथ ये स्थापित कर पाते थे कि वो कभी भी किसी भी मौके पर पुलिस को मुंह की खानी दे सकते हैं, ऐसे लोगों को चुनकर स्टेज 2 में डाला जाता था। पीएफआई के लिए स्टेज 3 सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि इस चरण में पहुंचने वाले सदस्य आमतौर पर पीएफआई के स्थायी सदस्य हुआ करते थे। स्टेज 3 के लिए पीएफआई अपने सभी कार्यकर्ताओं को 3 महीने की ट्रेनिंग पर भेजा करता था। ट्रेनिंग के लिए आमतौर पर पीएफआई अपने सदस्यों को महाराष्ट्र या केरल भेजता था। ट्रेनिंग का पूरा खर्चा, रहने का खर्चा, खान पान, सब कुछ पीएफआई उठाया करता था। इसके साथ साथ जो लोग सेलेक्ट होते थे दूसरे राउंड से, उन सभी लोगों को तीसरे राउंड के लिए महीने की तनख्वाह यानी कि सैलरी और भत्ता दिया जाता था। संगठन के विस्तार की ट्रेनिंग भी इनको दी जाती थी ताकि ये लोग संगठन के विस्तार का काम भी बखूबी देख सकें। स्टेज 3 को जिन काडर पार कर लेते थे, जो कि इसको भी सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाते थे, उनको अब पूरे तरीके से सैलरी मिलने लगती थी। अकेले बिहार में ही 15,000 कैडर के ट्रेनिंग लेने का खुलासा फुलवारी शरीफ में छापेमारी के बाद पुलिस ने किया था। चौथे चरण में, जहां कोई पीएफआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण यही है, बहुत कम लोग थे जो कि पीएफआई के काडर के होते थे, जो कार्यकर्ता होते थे, वो पहुंच पाते थे। इस चरण में पहुंचने वाले सदस्यों का बहुत ही प्रमुख काम हुआ करता था और वो काम था पीएफआई से नए सदस्य जुड़ने वालों को ट्रेनिंग देना। स्टेज 4 दरअसल विदेशी नेटवर्क का काम था। लेवल 1 और 2 को ट्रेनिंग देने का काम भी स्टेज 4 को दिया जाता था। स्टेज 3 के लिए 5% सदस्यों की एंट्री भी होती थी। पीएफआई की कुंडली जैसे जैसे आप देखेंगे और जैसे जैसे परतें खुलेंगी, आपको इस बात का अंदाजा होगा कि पीएफआई कितने घातक तरीके से ग्रामीण इलाके में अपनी पैठ बढ़ाता चला जा रहा था और इसके लिए पीएफआई को क्या क्या करना पड़ता था, ये हम आपको अब दिखा रहे हैं। पीएफआई के सदस्यों को नहीं होती शादी की इजाजत, कानूनी सलाह से लेकर वेतन भत्ता और
सभी प्रकार की सहायताएं करते हैं पीएफआई से जुड़े लोग। हम आपको बताएंगे किस तरह से 4 चरणों में होती है पीएफआई की भर्ती। पहले चरण में मुस्लिम बहुल्य इलाकों में पीएफआई की अधिक से अधिक शाखाएं खुलवाना। दूसरे चरण की बात करें तो उसमें 6 महीने तक शाखाओं में भर्ती होने वाले लोगों को अपने आप को साबित करना। और तीसरे चरण में जो भर्ती हुए लोग हैं वो महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में ट्रेनिंग लेते हैं। और अंतिम यानी कि चौथे चरण में इंटरनेशनल लिंक बनाना और वहां से फंड इकट्ठा करके तमाम शाखाओं तक पहुंचाना और अपने मंसूबे को अंजाम देना है। पीएफआई चुपचाप पूरे देश भर में अपने 4 चरण के आधार पर अपने नापाक चाल को चलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। समय रहते ही सरकार ने पीएफआई के इन मंसूबों को समझा और उस पर पानी फेर दिया। पीएफआई ने कई राज्यों में अपनी कार्रवाई की है। माफ कीजिएगा, सरकार ने पीएफआई पर कई राज्यों में कार्रवाई की है और पीएफआई के संगठन की कमर भी तोड़ने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है, सरकार इस कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के एटीएस ने पीएफआई को हर कदम पर नजर रखने की पूरी कोशिश की है, मगर पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार हाथ डालने से तब तक बचती रही जब तक केंद्र सरकार सामने नहीं आई। एनआईए ने पीएफआई के 5 सदस्यों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया, मगर रिपोर्ट के मुताबिक 500 से ज्यादा ऐसे पीएफआई के सदस्य हैं जो आज भी मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं। ऐसे 10 जिले हैं मध्य प्रदेश में जिसमें 555 सक्रिय पीएफआई के कार्यकर्ता हैं। अगर आप सिर्फ महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में भी 64 ऐसे सदस्य हैं जो लगातार पीएफआई के लिए काम कर रहे हैं। 200 पेज वाली रिपोर्ट है जिसके आधार पर पीएफआई की पूरी जानकारी मध्य प्रदेश सरकार के पास और मध्य प्रदेश पुलिस को है। इस रिपोर्ट में पीएफआई के एक सदस्य की जन्म कुंडली है, इसका कुछ अंश हमारे पास भी मौजूद है। इस रिपोर्ट में जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं उसका नाम, उसका पता, मोबाइल फोन, मोबाइल के रिचार्ज और तमाम तरह की अन्य जानकारी उपलब्ध है। इस रिपोर्ट में प्रॉपर्टी से लेकर ट्रेनिंग तक किस तरह से पीएफआई के काडर को दी जा रही है इसके बारे में भी पूरी जानकारी है। कई राज्यों में पीएफआई अपनी जड़ें काफी गहरी जमा चुका है, जिसमें केरल सबसे प्रमुख है। यहां पर पीएफआई काफी सक्रिय था। जब से पीएफआई पर प्रतिबंध लगा है तब से उसके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है और केरल पुलिस ने पीएफआई से संबंध रखने के आरोप में एक पुलिस अधिकारी को ही सस्पेंड कर दिया है। पीएफआई से संबंध होने पर पुलिस अधिकारी को जो सस्पेंड किया गया है उससे पूरे केरल में हड़कंप है। सीपीओ CAC को भी मोबाइल फोन से मिले पीएफआई के कार्यकर्ताओं के नंबर के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सियाद का एक रिश्तेदार पीएफआई का सदस्य है, इस बात की जानकारी भी सामने आई है। केरल को पीएफआई का गढ़ कहा जाता है। यहां के पुलिस प्रशासन को भी पीएफआई की पहुंच के भीतर ही माना जाता है। आइए आपको दिखाते हैं प्रमोद राघवन ने क्या रिपोर्ट फाइल की। पीएफआई की जड़ें केरल में बेहद मजबूत हैं और इसके समूल विनाश के लिए अब सुरक्षा एजेंसियों ने भी कमर कस ली है और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि पुलिस से जुड़े कुछ कर्मचारी पीएफआई को मदद करते रहे हैं। अब ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं और ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। प्रमोद राघवन, भारत 24, त्रिवेंद्रम। और आइए आपकी चौथी बड़ी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। गुजरात में भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारका में इन दिनों बुलडोजर का बोलबाला है। वजह यह बताई जा रही है कि पूरे इलाके में जबरदस्त तरीके से अवैध कब्जा है। बीते कुछ समय से कृष्ण की नगरी में चोरी छिपे मस्जिद, मजार और कुछ ऐसे घर बनाए गए हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर लोगों ने यहां पर किया है कृत्य। अब इन सभी कब्जों को बीते शनिवार से गुजरात की सरकार लगातार बुलडोजर के जरिए गिराती जा रही है। आज बेट द्वारका में भी सरकार का बुलडोजर चला है। आज सिग्नेचर ब्रिज के पास अवैध इलाकों को ध्वस्त कर दिया गया है। यहां पर मौजूद छोटे बड़े हजारों फीट के अवैध निर्माण को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है और ध्वस्त करने से पहले इस पूरे इलाके का सर्वे किया गया था और उन तमाम लोगों को नोटिस थमाए गए थे जो इलाके में रहकर अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे थे। इससे पहले तकरीबन 35,000 फुट के सरकारी जमीन से कब्जा हटाने में सरकार को बहुत सफलता हासिल हुई है। जरा इस मैप के जरिए समझिए और देखिए कि कैसे कृष्ण की नगरी द्वारका को पूरे तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी।
जिन इलाकों में इस तरह की गतिविधियों को किया गया वहां पर आलम शाह पीर का मज़ार है, जहां पर अवैध कब्जे की बात बड़ी निकल कर आ रही है। हजरत दौलत शाह मज़ार, यहां पर भी अवैध कब्जा बड़े पैमाने पर है। कमरुद्दीन शाह पीर का मज़ार, उसके साथ साथ दरगाह सिद्दी बाबा और दरगाह बालापार, इसके साथ साथ यहीं पर एक मस्जिद और है जो कि सिद्दी बाबा की मस्जिद के तौर पर जाना जाता है। यहां पर भी अवैध निर्माण का काम बड़े पैमाने पर हो रहा था। इन सबको अब तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है और कब्जा की गई जमीन को खाली करने की कोशिश हो रही है। इन मशवरों से अलावा तकरीबन 15 से ऐसे ज्यादा लोग हैं जिनकी करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया गया है। ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी संपत्ति जब्त हुई है, अब आपके सामने है। साले मामद, जिनकी संपत्ति जब्त हुई है, आयुद सुमणिया, उसके बाद तबलब लतीफ, हमीद टी, हुसैन हुसैन अलाना सहित 15 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर गोचर और गमताल में जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। अभी तक 52,000 फीट की जमीन इन तमाम लोगों के कब्जे से खाली कराई गई है, जिसकी बाजार की कीमत आज के डेट में तकरीबन 1 करोड़ 22 लाख रुपए से भी कहीं ज्यादा है। द्वारका में जो एक कार्रवाई हो रही है बुलडोजर के द्वारा, इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन क्लीनअप। इस ऑपरेशन के दौरान कोई हंगामा न हो, इसके लिए 1000 से ज्यादा जवानों को द्वारका भेजा जा चुका है। पूरे ऑपरेशन की निगरानी देवभूमि द्वारका जिले के डीएम और राजकोट रेंज के आईजी के साथ साथ 3 एसपी रैंक के अधिकारी और 9 डीएसपी और 20 इंस्पेक्टर्स कर रहे हैं। ऑपरेशन क्लीनअप चलाना बेहद जरूरी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये सरकारी जमीन पर अधिकृत का बात नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला भी है। बेट द्वारका के आसपास 24 छोटे और बड़े आइलैंड्स हैं। कराची यहां से सिर्फ 107 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। इस इलाके में एंटी नेशनल गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसकी जानकारी भारत सरकार को हाल फिलहाल मिली है। मतलब यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा यह मसला है, जिसकी वजह से यहां पर न सिर्फ इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बल्कि इन तमाम लोगों को जल्द से जल्द नसीहत के तौर पर जेल भी भेजा जा रहा है। द्वारका और उसके आसपास के 24 जो आइलैंड्स है, तो वो आइलैंड हमारा जो हॉस्टाइल नेबर है पाकिस्तान, उससे बहुत ही नज़दीकी पे है। तो देश की इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। तो इस एरिया को आइडेंटिफाई किया गया और यहाँ पे जो भी गैरकायदेसर कंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है और भी कई तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं। तो इन सभी को एक रेवेन्यू की टीम के साथ मिलके एक इनका सर्वे किया गया था। तो ऐसे जितने भी अनआइडेंटिफाइड और इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डेमोलिश करने का निर्णय किया गया था। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए पिछले 6 दिन से ये कार्रवाई चल रही है, ताकि ऐसे जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है इनको देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है और इनको कभी भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसी गतिविधि है, इसको रोक लगाने के लिए पिछले 6 दिन से ये कार्रवाई चल रही है। इस साजिश में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का नाम भी सामने आ रहा है। द्वारका में जिन लोगों ने कब्जा किया है, उन तमाम कब्जों में सबसे ज़्यादा जो ज़मीनें हैं वो मज़ारों के ज़रिए कब्जा की गई हैं और मज़ार के आसपास फिर घर बना दिए गए हैं। जिन लोगों ने इस पूरे कृत्य को अंजाम दिया है, उनमें से कई ऐसे हैं जिनके संबंध पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जोड़े जा रहे हैं। कब्जा करने वाले पीएफआई से संबंधित हैं और पीएफआई को प्रतिबंधित करने के बाद गुजरात सरकार ने इन संगठनों से जुड़े लोगों के खिलाफ भी इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसके साथ ही वट द्वारिका का भूगोल भी आपके लिए जानना आवश्यक है। वट द्वारका में मुख्य मंदिर के आसपास जो जमीन है, जो आबादी वाली जमीन है, उसमें कुल 85 लाख स्क्वायर फीट जमीन उपलब्ध है। वट द्वारका में अवैध कब्जे वाली जमीन 52,000 स्क्वायर फीट से भी कहीं ज्यादा है। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वट द्वारका में मुस्लिम आबादी 9,000 से ऊपर है। वहीं वट द्वारका में हिंदू आबादी सिर्फ 1,000 के आसपास है और यही वजह है कि यहां पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम के द्वारा अवैध कब्जे करने की बात सामने आ रही है।
बुलडोजर कार्रवाई को लेकर गुजरात भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कब्जा करने वालों को कट्टरपंथी और देश का विरोध करने वाला बताया गया है। इस पोस्टर में कहा गया है कि जो भी देश विरोधी हरकतों में लिप्त होगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक और बड़ी खबर जो आपके रूह को हिलाकर रख देगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 4 भारतीयों का अपहरण किया गया और अब उनका शव बरामद हुआ है। मरने वालों में एक 8 महीने की बच्ची भी शामिल है। यह परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था। बीते कुछ सालों से अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हेट क्राइम की घटनाएं बढ़ती दिख रही हैं। उनको डिकोड कैसे करेंगे, ये हम आपको दिखा रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट। अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ होती साजिश के बीच अब इसका असर देखने को मिल रहा है। घटना कुछ ऐसी है जिसको सुनकर आप सिहर उठेंगे। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के जिन 4 लोगों का अपहरण हुआ था, अब उनके शव बरामद हुए हैं। इन लोगों के शव एक बाग में बरामद किए गए। इन 4 लोगों में एक बच्ची भी शामिल है। It's a sad night. As you guys are well aware, for the last 3 days we've been working a kidnapping that we had actually seen on a closed circuit TV. Tonight our worst fears have been confirmed. We found the 4 people from the kidnapping and they are in fact deceased. इस पूरे परिवार को बीते 3 अक्टूबर को दक्षिण हाईवे 59 के 800 ब्लॉक से जबरदस्ती किडनैप किया गया था। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी किडनैपिंग की तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई हैं। मास्क पहने एक संदिग्ध पूरे परिवार को किडनैप करके गाड़ी में ले जाता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने 48 साल के शख्स को हिरासत में ले लिया था। परिवार पंजाब के होशियारपुर जिले के टांडा के पास गांव हरसी से ताल्लुक रखता है। परिवार का अमेरिका में खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। जिस परिवार को अपहरण करके मार दिया गया उनमें जसदीप सिंह, उनकी पत्नी जसलीन कौर और 8 महीने की बेटी आरोही के साथ और एक रिश्तेदार शामिल है। फैमिली मैंबर वांगू हरसी पिंड विखे डॉक्टर रणधीर जी के 2 बेटे, एक बड़ा अमनदीप सिंह अमन ते छोटा मुंडा जेवी जसदीप सिंह जेवी ते उन्हां दी वाइफ ते 8 महीने की बेटी नूं अमेरिका विच लगभग कल दे टाइम उधर सवेरे 10:15 बजे 11 बजे का टाइम सी उन्होंने उन्होंने दे दफ्तर विचों ही किडनैप कर लिया गया। परिवार की कार सोमवार देर शाम जली हुई हालत में मिली थी। इसके अलावा ये भी पता चला था कि किडनैप किए गए लोगों में से किसी एक के एटीएम का इस्तेमाल भी किया गया, जिसके बाद एटीएम का इस्तेमाल करने वाले संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेने के बाद सालगार्डो ने खुदकुशी करने की कोशिश की। संदिग्ध को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पूछताछ भी की गई। अमेरिका में होती इस घटना से एक बार फिर सवाल उठने लगा है कि अमेरिका में आखिर भारतीय कितने सुरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अमेरिका में बीते कुछ सालों से लगातार भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। 2020 में भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम की 11 घटनाएं दर्ज की गई थी। अगर आप सितंबर 2021 की बात करें तो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दुनिया भर के हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था। अमेरिका को धर्म के मूल्यों की कितनी परवाह है, इसका सबूत भी एक बार फिर मार्च 2022 में मिला, जब अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज में होली अगेंस्ट हिंदुत्व इवेंट का आयोजन किया गया। जब पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है तो जाहिर सी बात है लोग इसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। भारतीयों के खिलाफ अमेरिका में एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जिसमें कट्टरपंथी पाकिस्तानी के शामिल होने की बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। भारतीयों के दुनिया भर में बढ़ते हुए कद को देखते हुए इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो अमेरिका इस तरह के देशों में रह रहे हैं, उनके खिलाफ हेट क्राइम की बहुत बड़ी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। कई ऐसे वीडियोस सामने हैं जिन वीडियोस में ये कहा जा रहा है कि इंडियंस गो बैक। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि अमेरिका के एक तबके तक इस संदेश को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका के लोगों की जनसंपदा और उनकी नौकरियों को भारतीय मूल के लोग लेने पे उतारू हैं।
क्योंकि भारतीय मूल के लोग सस्ती कीमतों पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर बार बार ये बातें सामने निकलकर आ रही हैं। इसके साथ साथ टीडीएमसी पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया है जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन में है। उस प्रस्ताव में यह लिखा गया है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप भारत के ऊपर लगा है। अमेरिका में हिंदू संगठनों को फंडिंग जो है उसकी जांच के आदेश भी दिए जा रहे हैं। इस तरह की कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि अमेरिका में हेट क्राइम्स भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ जो बड़े पैमाने पर पड़ रहा है वो अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता का पुख्ता प्रमाण है।